प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कक्षा 12 हिंदी नौका विहार शीर्षक है और दूसरा भाग है। ठीक है, कल आपने देखा कवि कहता है कि चांदनी का प्रथम प्रहर है और हम बहुत शीघ्रता से नाव लेकर के गंगा के जल में आगे बढ़े और उस रेतीली सीपी पर चंद्रिका रूपी चांदनी विचरण कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और पाले उठ गई, लंगर पाले चढ़ गई, लंगर उठ गया और मंद मंद गति से हंसनी की चाल से नाव तैरने लगी और जो रेतीला किनारा है जल में दूना ऊंचा दिखाई देता है। यही ना पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। काला काकर का राजभवन भी उसमें दिखाई देता है जो निश्चल भाव से सोया हुआ लेटा हुआ प्रतीत होता है। अब आगे देखेंगे, आज देखेंगे आप यहां से, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुप छुक पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल। रुपहरे कचों में हो झल, लहरों के घूघट से झुक झुक, दशमी का शश निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। प्यारे बच्चों देखेंगे आप, इसमें कवि यह कहता है कि नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। नौका चलने के कारण नदी में जो जल तरंग उठ रही है उसमें प्रतिबिंबित आकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका ओर छोर हिलने लगा हो। आकाश जो है उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, जल में प्रतिबिंबित हो रहा है और नाव चलने से उसमें लहरें उठ बैठ रही हैं, गिर रही हैं। तो उसमें ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आकाश का ओर छोर हिलने लगा है, आकाश हिलने लगा है, ऐसा लगता है उसमें। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, चंचल तारों का समूह, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। अंतस्थल माने अंतःकरण, हृदय। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। और उसमें प्रतिबिंबित चंचल तारों के समूह को देखकर ऐसा लगता है मानो ये तारे जल के अंतःकरण में, देखिए यहाँ जो प्यारे बच्चों ये दिया है ना, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, आप ऐसे कहें कि ज्योतित कर जल का अंतस्थल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल। जल का अंतस्थल मतलब जल का भीतरी भाग। जैसे ऐसा लगता है कि ये तारे जल के भीतरी भाग को प्रकाशित करके और फटी फटी आंखों से, आंखें फाड़ फाड़ करके कुछ खोज रहे हैं। ये तारों के समूह जल के भीतरी भाग को प्रकाशित करके आंखें फाड़ फाड़ करके कुछ खोज रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है देखने से। कहने क्या मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए हम कोई वस्तु खोज रहे हैं और खोजने में हम देखते हैं कि थोड़ा अंधेरा अगर है तो हम क्या करते हैं, उस स्थान को प्रकाशित करते हैं जहां उस वस्तु को हम खोजते हैं। जहां वह वस्तु मिलने की संभावना होती है तो हम क्या करते हैं, उसे प्रकाशित करते हैं, तब खोजते हैं। तो यहाँ पर कब यह कहता है तारे पृथ्वी के भीतरी भाग को प्रकाशित करके आंखें फाड़ फाड़ करके जैसे कुछ खोज रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे
जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। चंचल चपल लहरें, चंचल चपल लहरें तारे रूपी लघुदीपों को अपने आंचल में, आंचल की ओट में, देखिए यहां दिया है अंचल की ओट किए। ओट माने यार लता ओट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। ओट माने यार ऐसा लगता है कि लहरें, चंचल चपल लहरें तारे रूपी लघु दीपों को अपने आंचल का ओट करके, अपने आंचल के आड़ में छुपा करके इधर उधर खुद छुप रही है, भाग रही है। उसे अपने आंचल के ओट में छिपा करके इधर उधर लेकर के भाग रही है, उसे छिपा रही है। कहने क्या मतलब कि जैसे अगर कोई युवती दीपक जला करके पूजा करने जाती है तो बुझने के डर से क्या करती है, उसे अपने आंचल का आड़ कर लेती है। तो यहां पर लहरों को क्या बताया गया, युवती बताया गया, और तारों को क्या बताया गया, दीपक बताया गया। लहरें क्या है, युवती, और तारे क्या है, दीपक। जैसे कोई युवती दीपक को जला करके पूजन अर्चन करने जाए तो कहीं दीपक बुझ न जाए, अपने आंचल का ओट कर लेती है, उसी प्रकार से लहरें उन तारे रूपी दीपकों को ओट करके अपने आंचल का आड़ करके उसे छिपा करके इधर उधर भागती नजर आ रही हैं। ऐसा उस जल में प्रतिबिंबित तारों को देख करके लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। कवि कहता है कि ठीक सामने शुक्र तारे की, शुक्र तारा भी झिलमिलाता नजर आ रहा है। ठीक सामने जल में शुक्र तारा भी झिलमिलाता नजर आ रहा है, जिसकी छवि, जिसकी सुंदरता जल में तैरती हुई सुंदर परी सी दिख रही है। जिसकी सुंदरता, जिसकी छवि जल में तैरती हुई सुंदर परी सी प्रतीत हो रही है, दिख रही है, आभास हो रही है, दिख रही है। रुपहरे कचों में हो ओझल, और चांदी जैसे शुभ्र बालों में, चांदी जैसे शुभ्र बालों में वह ओझल हो रही है, गायब हो रही, दिखाई नहीं दे रही है। देखिए चांदी जैसा बाल क्या है, वही लहरें, चांदी जैसे शुभ्र बाल लहर, उसी में शुक्र तारे की सुंदरता झिलमिलाती हुई गायब हो रही है, ओझल सी नजर आ रही है। दिखाई देती फिर ओझल हो जाती, फिर दिखाई देती फिर गायब हो जाती है, ऐसे। देखिए एक बार हो गया ना, आप थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके एक बार नहीं 1000 बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का सच निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा, रुक रुक। मुग्धा माने होता है अपने यौवन से अनभिज्ञ, अपने यौवन से अनभिज्ञ नायिका, युवती, तरुणी, ठीक है। जैसे मुग्धा स्त्री अपने मुख को कभी घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट को उघाड़ देती है, मुख को दिखा देती, खोल देती है। ठीक उसी प्रकार से लहरों के घूंघट से दसवीं का सच निज तिर्यक मुख, ऐसे ही लहर रूपी घूंघट में, लहर रूपी घूंघट में दसवीं का तिरछा चांद कभी अपने मुखड़े को दिखाता है और कभी छिपा लेता है। यानी दसवीं का चंद्रमा क्या है,
कटा हुआ रहता है, उसे तिरछा कहा कवि ने। ठीक है, यानी यहां दशमी का तिरछा चांद और युवती मुग्धा की तिरछी नजर समान बताया गया है। मुग्धा की तिरछी नजर और दशमी का तिरछा चांद। जैसे मुग्धा स्त्री अपने मुख को घूंघट में छुपाती है और फिर खोल देती, उघाड़ देती है, उसी प्रकार से दशमी का चांद भी उस जल में प्रतिबिंबित होकर के कभी दिखाई देता है और कभी गायब हो जाता है। बस इतना था, आगे देखिए। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा सा कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती, भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुषा लेटा है एक छोटा द्वीप। देखेंगे आप, जब पहुंची चपला बीच धार, चपला माने नाव, जब नाव बीच धार में पहुंची तब क्या हुआ, छिप गया चांदनी का कगार, तो चमकीला तट गायब हो गया, छुप गया। चांदनी रात है ना, तो चंद्रमा की चंद्रिका से प्रकाशित वह रेतीला तट छुप गया। अभी तो किनारे थी नाव, अभी बीच धार में आ गई। जब बीच धार में आ गई तो रेतीला तट जो था वो दिखाई नहीं दिया, छुप सा गया। ठीक है, कगार माने किनारा, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा सा कृष कोमल शरीर। जो दूर दूर तक फैले दोनों तट हैं, जो किनारे हैं ना, वो दोनों दो बाहों के समान दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर तक दूरस्थ जो किनारे हैं दो बाहों से प्रतीत हो रहे हैं, और उन्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे कृष माने कोमल, कृष माने दुर्बल, कमजोर, पतला। ठीक है, जैसे दुबली पतली कोमल नारी के शरीर का ये बाहें आलिंगन करने के लिए बेचैन है। एक बार फिर देखेंगे, जैसे ये फैले हुए दोनों बाहें, भुजाएं, कमजोर, पतली, दुबली, कोमल नारी के शरीर का आलिंगन करने के लिए बेचैन है। नारी क्या है, वही धारा रूपी नारी, धारा रूपी नारी के शरीर का आलिंगन करने के लिए बेचैन है, अर्थात अपने में कस लेना चाहते हैं। दोनों तीर, दोनों तट, जिसे कवि ने दो भुजाएं कहा, बाह कहा। ठीक है, अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती, भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। बहुत दूर, कुछ दूर पर क्षितिज पर पेड़ों की पंक्तियां हैं। ठीक है, और उन पेड़ों की पंक्तियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पलक नीचे झुका करके पृथ्वी की सुंदरता को अवलोक रहे हैं, देख रहे हैं। और पृथ्वी की सुंदरता देखते हुए वृक्षों की पंक्तियां ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे ये नीलवर्णी आकाश के विशाल नेत्रों की भौहें हों, जो क्षितिज पर पेड़ों
के समूह, पेड़ों की पंक्तियां हैं ना, तो उन्हें वो पंक्तियां जो है ऐसे नीचे अपनी पत्तियों, अपनी डालियों को झुकाए हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे अपलक आंखें खोल करके पृथ्वी की सुंदरता को देखती हुई ये पंक्तियां नीलवर्णी आकाश के विशाल नेत्रों की भावें हों। ऐसे बात समझ भाई, कहने क्या मतलब कि जो पेड़ क्रम से लगे हुए, आप देखे हैं नदी के किनारे सब पेड़ लगे रहते हैं किनारे किनारे, तो क्रम से जो पेड़ लगे हैं, जो पेड़ों की पंक्तियां हैं ना, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये नीचे मूड़ी को झुका करके, पलक को नीचे करके, आंख को झुका करके पृथ्वी की सुंदरता को निहार रहे हैं, और उन्हें देखने से ऐसा लगता है जैसे ये नीलवर्णी आकाश के विशाल नेत्रों की ये जो है भाव हो, भ्रू रेखा हो। ये कब कह रहा है, और देखेंगे। माँ के उर पर शिशुषा समीप सोया धारा में एक द्वीप, कब कहता है कि उस धारा में एक छोटा सा द्वीप भी है, और वह द्वीप उर्मिल प्रवाह को रोक करके उर्मिल माने लहरों से युक्त, या लहर कह लीजिए, उन लहरों के प्रवाह को रोक करके उलट रहा है। एक छोटा सा द्वीप है, द्वीप खंड है, ठीक है। उस जलधारा में आपको बताया हूं कि सब क्या है, कोई द्वीप है, कोई महाद्वीप है, ठीक, जो सब जल के अंदर है। ये हमारा देश क्या है, जल के भीतर उतराया हुआ है। अन्य देश जो हैं, जितने भी देश हैं, सब क्या है, जल के अंदर तो उतराए हुए हैं, इधर उधर तो उनके जल ही जल है, समुद्र है, सब जल के अंदर उतराए हुए हैं, यही ना। तो उस धारा के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, वह द्वीप लहरों को रोक करके उल्टा कर रहा है, उलट देता है, ठीक है। और उसे देखकर ऐसा लगता है मानो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपनी मां के छाती पर चिपका हो, मां के उर पर शिशुषा, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा अपनी मां के छाती पर चिपक करके सोया हुआ हो, ऐसा लगता है उस द्वीप को देखने से। आगे देखेंगे, वह कौन विहग, वह कौन है, कब कहता है वह कौन पक्षी है, विहग माने पक्षी, वह कौन पक्षी है, कहीं अपनी प्रिया से रात्रि में बिछुड़कर व्याकुल होकर के उड़ता हुआ चकवा तो नहीं है। हाँ, शायद वह चकवा ही है जो रात्रि में अपनी प्रिया से बिछड़ करके व्याकुल होकर के उससे मिलने हेतु और उससे मिल करके अपनी विरह व्यथा को मिटाने के लिए छाया को देख करके उसे चकवी समझ करके उसे पाने के लिए उड़ रहा है। कहने का मतलब यह बच्चों कि एक चकवा पक्षी ऊपर से उड़ रहा है। आपको बताया हूं चकवा की क्या विशेषता है। चकवा और चकवी नर मादा एक साथ रहते हैं दिन भर, लेकिन रात में क्या करते हैं, रात में अलग अलग पेड़ पर बैठते हैं या एक पेड़ की अलग अलग डाल पर बैठते हैं, एक जगह नहीं रहते। इसीलिए नर मादा दोनों एक दूसरे के वियोग में रात भर कूकते रहते हैं और जैसे ही भोर होता है, सुबह होती है, दोनों जा करके अपनी विरह वेदना को मिटाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, आपको सब बताया हूं किसकी क्या विशेषता होती है। अब हर वीडियो में सब बताना ठीक नहीं है, बहुत सब बताया हूं किस पक्षी की क्या विशेषता है, किस फूल की क्या विशेषता है, सब बताया हूं। हाँ, तो यह कह रहा था ना कि एक चकवा पक्षी उस नदी के ऊपर से उड़ रहा है और उसमें उसकी परछाई दिखाई देता है। कब कहता है ये पक्षी कौन है, ये शायद चकवा है जो रात्रि में अपनी प्रिया चकवी से बिछुड़ गया है और जल में अपनी ही परछाई को देखता है तो उसे लगता है कि ये चकवी है और उस चकवी से मिल करके अपनी विरह वेदना मिटाने के लिए या उसे पाने के लिए उड़ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहीं पर इसे विराम देता हूँ, अगले वीडियो में फिर आगे आप देखेंगे।